हेलो। ओके, चलिए, ठीक है। सो वंस अगेन गाइस, वेरी वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना। सो आज का ये जो सेशन है, राइट, इस सेशन में हम जो आपका सोशियोलॉजी है, मेंस पेपर, राइट, उसका यूनिट 2 हम देख स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, so we'll be discussing unit 2 of our sociology syllabus, right? We'll start with unity and diversity, first topic of your second unit of sociology. Okay, so वो हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। आ जाने देते हैं बच्चों को, और लाइव क्लास फिर हम स्टार्ट कर देंगे, लाइव स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो कौन कौन आ गया अभी क्लास में? आशुतोष है एंड शुभी है। ओके, सो आशुतोष, शुभी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा है ना, आप सभी लोग कुशल मंगल है। ठीक है, देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जो यूनिट 1 है ना सोशियोलॉजी की, यूनिट 1 जो है सोशियोलॉजी की, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। जो आपका प्रीवियस ईयर का सिलेबस था उससे सेम है यूनिट 1 सोशियोलॉजी की। ओके, सो वो हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको पूरा बेस बना दिया सोशियोलॉजी का। तो जिसने अगर वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं यूनिट 1 सोशियोलॉजी के, वो इस क्लास के बाद यूनिट 1 जो है सोशियोलॉजी के, आप उसके लेक्चर्स देखना। ठीक है, आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं ऐप पर। ठीक है, नहीं हुए होंगे तो मुझे आप लोग पिन कर देना एक, तो मैं ऐप पर डलवा दूंगा। ठीक है, आई थिंक हो गए हैं, बट ठीक है। सो आप लोग उन लेक्चर्स को देखना, उन लेक्चर से आपका सोशियोलॉजी का बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत टाइम लेके और बहुत डेप्थ में, ग्रेट डिटेल में हमने वो टॉपिक कवर करे हैं यूनिट 1 के, राइट। एक्चुअली में जो यूनिट 1 है वो वो आपका बेस बनाएगी सोशियोलॉजी का। अगर आपकी यूनिट 1 अच्छे से तैयार हो गई, तो फिर ये जो यूनिट 2 है सोशियोलॉजी की, डाइवर्सिटी वाली यूनिट, राइट, उसमें फिर आपको, और इसके बाद वाली यूनिट 2, यूनिट 3, 4, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, सो बेस जरूरी है। बेस के लिए आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं सोशियोलॉजी के, वो देखना। आज का जो लेक्चर है वो यूनिट 2 से स्टार्ट होगा, हमारे यूनिटी। और यूनिट 2 में भी जो पहला टॉपिक है, राइट, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी। In understanding Indian society, we have to understand one prominent feature of Indian society, that is unity in diversity, right? We, the people of India, right, we embrace diversity. Please remember this. क्या होता है डाइवर्सिटी, क्या होती है यूनिटी, धीरे धीरे हम एक एक करके क्लास में डिस्कस करेंगे। बट और हाँ, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाली क्लासेस अटेंड की हैं सोशियोलॉजी की, तो आप लोग ये सब टर्म्स से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए, राइट। जिन्होंने, आई एम वेरी श्योर, जो पहले क्लास अटेंड कर चुके हैं उनको ये सारी चीजें बहुत इजी लगेंगी, और समझ आप लोगों को काफी कुछ पहले से मैं ये सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली पढ़ा भी चुका हूँ। और जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा चीजों को बहुत सिंपल रखने की, जितना सिंपल हो सकता है। ओवर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं, पर हाँ, जितना सिंपल चीजें हो सकती हैं उतनी सिंपल रखने का एक ऐसी लैंग्वेज में बात करने का जो इजीली समझ में आ जाए। और इसके अलावा जो अब आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे, तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करूंगा इन लेक्चर्स में भी चीजों को कनेक्ट कनेक्ट करके आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। सो 1 मिनट और वेट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हम क्लास। तब तक कुछ पूछना है क्या किसी को? राइट, जो हमारा बेस है सोशियोलॉजी का, वो ऑलरेडी हम यूनिट 1 में अच्छे से कवर कर चुके हैं। बेस आपका मैं बना चुका हूँ, राइट। अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी सोशियोलॉजी क्या होती है, क्या इंडियन सोसाइटी होती है, क्या फीचर्स हैं, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब उसी के कुछ नुएंसेस हमको आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ना है, राइट। सो ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। तो प्लीज आप लोग क्लास रेगुलरली अटेंड करना, प्रीवियस क्लासेस देख लेना, ठीक है। और हो सके तो लाइव अटेंड करते जाना मेरे साथ क्लासेस, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है लाइव क्लासेस की, अच्छी चीज है, राइट। सो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है मेरे से इंटरेक्ट करने की। तो कोशिश करना आप क्लास लाइव देख लो। नहीं देख पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। कोशिश करूंगा आपको डाउट ना आए कोई भी, आप फ्रंट ही में सारे डाउट क्लियर करके आपको एक बेहतरीन तरीके से या काफी अच्छे तरीके से आपकी यूनिट कवर करा दूं, ताकि जो आने वाला मेंस है या इसके बाद आने वाले जो एग्जाम है उसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो। मेरी यही कोशिश रहेगी इन यूनिट्स में आपके लिए, ठीक है। सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। और एक बात याद रखना, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ,
पूरा का पूरा सिलेबस इंटरकनेक्टेड है, राइट। एक पार्ट दूसरे पार्ट से इंटरकनेक्टेड है, राइट। यूनिट 1 is connected to unit 2, unit 2 is connected to unit 3, right? और sociology is connected to polity, polity is connected to economy, economy is connected to history। सारी चीजें ले दे के आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करना ये जो इंटरकनेक्टिविटी है उसको समझने की, ठीक है। एकदम से नहीं आएगी, जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, तब आपको और क्लियर होती जाएंगी चीजें। मैं अपने एंड से तो कोशिश करता ही हूँ कि हर चीज आपको कनेक्ट करके पढ़ा सकूं। ऑलराइट, सो ये मेरी तरफ से कोशिश हमेशा रहती है। ठीक है आशुतोष, प्रीवियस लेक्चर्स जो है आप पूछ रहे हो, प्रीवियस लेक्चर्स एक दिन में कितने देखें? तो देखो, प्रीवियस लेक्चर्स जो है सोशियोलॉजी के, आप अगर आप देख सको तो 2 से 3 लेक्चर एक दिन में देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कवर हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर देखो, और आप याद रखना सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जितना अच्छे से, जितना आराम से आप चीजों को समझ पाओगे, जितना आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, उतना ही अच्छा आपको टॉपिक समझ में आएगा और आगे आप उतने अच्छे से आंसर दे पाओगे। क्योंकि यहाँ पर स्कोप बहुत है, क्वेश्चंस पूछने का भी बहुत स्कोप है और आंसर करने का भी बहुत स्कोप है, ठीक है। तो आप लोग ना जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है क्लासेस में, उसको ग्रेस्प करना और आराम आराम से पढ़ते रहना। पर हाँ, 2 से 3 क्लास आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है एक नया टॉपिक हमारे लिए, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। आपकी जो यूनिट 2 है सोशियोलॉजी की, वो स्टार्ट होती है अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, राइट। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन इंडियन सोसाइटी, ये आपकी पहली हेडिंग है। उसमें आपको 2 टर्म दिए हैं, एक दिया है पीपल, वी द पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड पार्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो फर्स्ट हेडिंग आपकी यूनिट 2 की, वो 2 चीजों से मिला के बनी है, एक है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, एंड सेकेंड इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये 2 टॉपिक है, आपको लगेगा सुनने में अलग अलग है, बट द बोथ द 2 टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट। the prominent feature of Indian society is unity and diversity। अगर आपको, if you want to understand people of India, if you want to understand people of India, you have to understand this concept unity and diversity, because it is the one of the prominent feature of we the people of India। अगर आपसे कोई बोलेगा define people of India, so you will define people of India as people with, you know people with people, we the people of India coming from different religions, right, different caste, speaking different language, right, celebrating different festivals, right. So that is, we the people are diverse people, right. We the people, living in Indian subcontinent, right, the people living in Indian subcontinent with diverse background, right. Diverse background in the sense, diverse religion, diverse caste, diverse, cultural practices। तो अगर आप, if you want to define people of India, you have to define diversity of India, right। तभी आप people of India, और तभी आप इंडियंस को डिफाइन कर सकते हो। अरे आप खुद ही सोचो ना भाई, इंडिया में इतनी ज्यादा भिन्नता है कि अगर आपको भारतीय शब्द को समझाना है या बताना है कि भारत के लोग कौन है भारत के लोग, तो आप एक लाइन में आंसर कर ही नहीं सकते। कर सकते हो क्या भाई, रीजन चेंज होता है और लोग चेंज हो जाते हैं, राइट। आप इवन मध्य प्रदेश की भी अगर आप बात करो तो कितनी भिन्नता है मध्य प्रदेश में, राइट। एक बुंदेलखंड हो गया, लैंग्वेज देखो तो वहां बुंदेली लैंग्वेज, आप बघेलखंड आओ बघेली लैंग्वेज, राइट। सो मालवा आओ, ठीक है, निमाड़ आ जाओ, निमाड़ रीजन आ जाओ, ठीक है, महाकौशल रीजन आ जाओ, हर जगह आपको क्या है, जैसे जैसे जो रीजन आप चेंज कर रहे हो, राइट। एक तो रीजन में डाइवर्सिटी है, सिंगल क्लाइमेट कहीं का भी नहीं है पूरे इंडिया में, राइट। अलग अलग टाइप के क्लाइमेट है, अलग अलग टाइप के रीजन है, वहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, राइट। फिर आप देखोगे अलग अलग रीजन में अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ओके। और अगर अलग अलग रिलीजन के लोग तो रह ही रहे हैं, अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं। कई बार आप देखोगे कि अलग अलग रिलीजन के लोग भले ही हैं किसी एरिया में, बट सेम कल्चरल प्रैक्टिस है, बट आप थोड़ा सा और आगे चले जाओगे तो कल्चरल प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो जाएंगी,
राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि हम इतने ज्यादा डाइवर्स है ना। और अगर आप, चलो ये तो मैंने मध्य प्रदेश की बात करी, आप नॉर्थ इंडिया में हो, आप साउथ इंडिया में चले आओ, आप नीचे आ जाओ, फिर देखोगे क्या, एकदम एंटायरली सब कुछ चेंज मिल जाएगा। अरे अपियरेंस वाइज भी आप देखोगे तो साउथ इंडियंस अपीयर समवॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडियंस, राइट। Their languages are different from North Indian languages, Dravidian languages, right? Their way of living, their lifestyle is different from North Indian people. So how you can define India, right? What सबसे टफ टास्क है, सबसे चैलेंजिंग टास्क है, हाउ विल यू डिफाइन इंडिया। अगर आप सिमिलैरिटी की बात करोगे तो सिमिलैरिटी बहुत मुश्किल है मिलना। हर जगह आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, हर जगह आपको भिन्नताएं मिलेंगी। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन पीपल ऑफ इंडिया, यू हैव टू एक्सप्लेन diversity. That is why our topic is unity in diversity. Why? Because after all, because of all this diversity we are united. तभी तो इंडिया एक राष्ट्र है, राइट। तभी तो इंडिया इंडिया है, राइट। अगर ये यूनिटी नहीं होती, अगर ये यूनिटी नहीं होती तो क्या इंडिया एज अ नेशन सरवाइव कर पाते हम? क्या इंडिया एज अ नेशन निकल कर आता? क्या इंडिया की कोई बात कर रहा होता? फिर क्या होता? जैसे आपने यूरोपियन पेनिनसुला में देखा होगा, राइट। यूरोपियन पेनिनसुला कह रहा हूँ, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आपने देखा होगा कि लैंग्वेजेस के बेसिस पर, सिमिलैरिटी के बेसिस पर कितने सारे नेशंस डिवाइड हो गए, राइट। बाल्कन रीजन जो था, बाल्कन रीजन पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, राइट। स्लोवानिया, स्लोवाकिया, ये आपके सर्बिया, चेक रिपब्लिक, ये सारे कितने सारे अलग अलग नेशंस निकल कर आ गए, राइट। यूएसएसआर का डिवीजन हो गया, क्यों? सिमिलैरिटी, सबको सिमिलैरिटी चाहिए थी, डाइवर्सिटी वो अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहे थे। यूरोप कितना सा है भाई, बहुत छोटा सा यूरोप है, और आप देखो कितनी सारी कंट्रीज निकल के आ गई हैं भाई। जो फ्रेंच बोल रहा है, एक फ्रेंच पॉपुलेशन अलग हो गई, फ्रांस में रह रही है, राइट। जर्मन बोल रहा है, जर्मन पॉपुलेशन अलग हो गई, राइट। इटालियन बोल रहा है, इटालियन पॉपुलेशन अलग हो गई। इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश अलग हो गए, ठीक है। फिर बाल्कन पेनिनसुला ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट स्टोरी, राइट। सो ये क्या है, इतना सा कॉन्टिनेंट और इतने ज्यादा नेशंस निकल कर आ गए, क्यों? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू एम्ब्रेस दिस डाइवर्सिटी। बट ये पूरे दुनिया में एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इतना पेक्यूलर सब कॉन्टिनेंट आपको मिलेगा जहां पर कदम कदम पर आपको डाइवर्सिटी देखने मिलेगी, उसके बाद भी इंडिया एज अ नेशन निकल कर आ जाता है। सो व्हाट इज दिस? ये क्या है, ये समझना पड़ेगा हमको। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देखो ये चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल है यार, ये मतलब चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक धागे में पुरो के लॉजिकली देने की, बट आप समझो ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मुझे आपसे डिस्कस करने ही पड़ेंगे अगर मुझे आपको ये चीज समझानी है तो, राइट। आर यू गेटिंग इट? ओके, कौन आ गया है? ओके अश्विनी, गुड इवनिंग, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पीपल ऑफ इंडिया, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी फर्स्ट, राइट। सब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, राइट। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं तो भिन्नता या विभिन्नता, राइट। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, राइट। बहुत देशों में आप देखना, इवन यूरोपियन कंट्री जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, राइट, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अलग निकल कर चली गई, राइट। सो जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर भी आप देखो डाइवर्सिटी अगर शब्द सुनते हैं वो लोग तो उनको एक ही चीज सुनाई दे समझ में आती है, वो है क्लैश, राइट। क्यों? क्योंकि भिन्नता के आधार पर लड़े ही हैं वो लोग, राइट। आप पॉलिश, आई एम स्पीकिंग पॉलिश, मैं अलग चला, आई एम स्पीकिंग जर्मन, मैं अलग चला, राइट। सो क्या है, डाइवर्सिटी के नाम पर यू विल सी लड़े ही हैं वो लोग, राइट। उनको कई बार यूनाइट करने की कोशिश करी है रिलीजन, क्रिश्चियनिटी ने, बट एक रिलीजन के बेसिस पर, एक रिलीजन की सिमिलैरिटी पर भी वो लोग नहीं टिक पाए, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इतने बड़े हो गए कि कंट्रीज अलग अलग हो गई, राइट। सो डाइवर्सिटी का मतलब अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाकर देखोगे, यूरोपियन को अगर आप पहली बार बोलोगे किसी यूरोपियन पीपल को, तो वो समझेगा क्लैश, डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार जो डाइवर्स लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ और सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है, एक साथ नहीं रह पाएंगे, हमें अलग जाना है, राइट। बट अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में अगर कोई डाइवर्सिटी बोलेगा तो आप क्या समझोगे? आप डाइवर्सिटी को मतलब ही यूनिटी से समझोगे। क्यों? क्योंकि यही हमारी खासियत है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, वी आर यूनाइटेड, right? In spite of all the challenges, in spite of so diverse diversity, we are united. तो डाइवर्सिटी को हिंदी में हम बोलेंगे तो विभिन्नता ही बोलेंगे, राइट। सो अब डाइवर्सिटी या विभिन्नताएं किसी भी फील्ड में किसी भी चीज में हो सकती हैं, राइट।
चाहे आप कल्चर की बात करो तो कल्चरल में इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, राइट, विभिन्नता है, राइट। अगर आप रिलीजन की बात करो, अलग अलग वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे रिलीजन आपको इंडिया में मिल जाएंगे। ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड यू कैन फाइंड देयर होम इन इंडिया बिकॉज वी आर अकोमोडेटिंग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इंडिया इज अकोमोडेटिंग एवरीबडी, राइट। आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करो, वर्ल्ड में सेकंड नंबर की सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, अराउंड मोर देन 1600 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ बोली जा रही हैं, डायलेक्ट की तो आप बात छोड़ दो। सो डाइवर्सिटी वाइज इंडिया इज वेरी डाइवर्स, राइट। तो थोड़ा सा अब हम सिस्टमेटिकली एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। मेरा उद्देश्य आपको इंट्रोडक्शन देने का था यहाँ पर, और इंट्रोडक्शन क्या है कि यस, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी हम देखेंगे, जो कि आपका जो यूनिट 2 है उसका सेकंड पॉइंट ही आपका यूनिट 2 के सेकंड पॉइंट जो है आपका सिलेबस का, उसमें आपको पूछा गया है, राइट, यू हैव टू रीड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यू हैव टू रीड रीजनल डाइवर्सिटी, यू हैव टू रीड कल्चरल डाइवर्सिटी, यू हैव टू रीड ट्राइबल डाइवर्सिटी। तो वो सारी डाइवर्सिटीज भी हम इसी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको एक इंट्रोडक्शन समझ में आया कि यस, डाइवर्सिटी मींस विभिन्नता, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी है, राइट। और उसके बाद भी इफ वी आर यूनाइटेड, अगर हम एक हैं, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। मतलब क्या, अलग इतनी भिन्न विभिन्नता के बाद भी, राइट, विभिन्नता है कल्चर में, फूड हैबिट्स में, रहन सहन में, राइट, तो डिफरेंसेस भी आएंगे एक दूसरे में, बट ये जो डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस के बाद भी हम एक हैं, दैट इज द होल समरी ऑफ दिस यूनिट, राइट। तो एक एक करके अब देखते हैं हम चीजों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द वर्ड डाइवर्सिटी, राइट। द वर्ड डाइवर्सिटी refers to distinctions is separating one group of individual from another, right। मैंने जो आपको समझाया, दैट इज डाइवर्सिटी मींस विभिन्नता, राइट। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, सो यू कैन राइट द वर्ड डाइवर्सिटी refers to distinctions separating one group of individual from another, right। Distinctions separating one group of individual from another, then you can see these differences could be biological, right। so ये जो distinctions है, राइट, यहां पर मैंने क्या बोला है, डिस्टिंक्शन सेपरेटिंग वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर, मतलब कुछ भिन्नताएं हैं, राइट, कुछ चीजें अलग हैं, राइट, या कुछ ऐसे डिस्टिंक्शंस हैं, राइट, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाते हैं, राइट। सो वो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, राइट। दीज डिफरेंसेस कुड बी बायोलॉजिकल, राइट, रिलीजियस, right, linguistic, or anything else, right। so these distinctions can be anything, right। diversity refers to the variety of races, religions, languages, caste and cultures, right। then so this is what diversity means, right। then unity represents the ties that keep a society member together। unity मतलब क्या, एकता। सो दैट इज यूनिटी मीन्स द टाइज, जो हमारे बॉन्ड है एक दूसरे से, जो हमारे टाइज हैं एक दूसरे से, जिसके कारण हम एक साथ रह रहे हैं, वो होती है यूनिटी, राइट। सो यूनिटी मीन्स द टाइज दैट कीप्स अ सोसाइटीज मेंबर टुगेदर, राइट। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हार्मोनी एंड यूनिटी बिटवीन डिसिमिलर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यही जो मैंने आपको बताया कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो एक्सप्रेशन है, वो हम कब यूज करते हैं, वी यूज दिस एक्सप्रेशन in the sense of harmony, भाईचारा and unity between dissimilar individuals or group of individuals, राइट। जो लोग एक दूसरे से अलग हैं, जो एक दूसरे से अलग कल्चरल बैकग्राउंड शेयर कर रहे हैं, रिलीजन, कोई भी किसी भी मायने में जो एक दूसरे से अलग है, डाइवर्स हैं जो लोग, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलके भाईचारे के साथ रह रहे हैं, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। एंड दैट इज द पेक्युलियर फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, बार बार मैंने आपको बोला है, एंड दैट इज द पेक्युलियर फीचर ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है, it is a concept of unity. So unity in diversity is a concept of unity without uniformity and diversity without fragmentation. प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर जब आप लिखोगे ना, आपको आएगा एक्सप्लेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, दैट दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर में, राइट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ
unity without uniformity, comma, and diversity without fragmentation. राइट, यूनिटी तो क्या है, यूनिटी तो इंग्लैंड में भी है, राइट, इंग्लैंड के लोग एकजुट नहीं है, है, बट आप ये देखो क्या डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हैं, राइट, एक ही रिलीजन के मैक्सिमम एक ही रिलीजन के लोग रह रहे हैं, मैक्सिमम एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, यू नो समवॉट यू सी कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं, राइट, कास्ट सिमिलैरिटीज हैं, राइट, फूड हैबिट्स की सिमिलैरिटीज है, तो वहां पर यूनिटी क्या है, वहां पर यूनिटी मतलब यूनिफॉर्मिटी है, राइट, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, राइट, इंग्लिश तौर तरीके से रह रहे हो, ठीक है, देन यस वी आर यूनाइटेड, ऐसी यूनिटी है, यू नो, एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज का, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि यार इंडिया कैसे अलग है, राइट, इंडिया में यूनिटी का सेंस अलग कैसे है, राइट, यूनिटी मतलब ये नहीं होता कि यार 1 से 17 लोग एक साथ चल रहे हैं, दैट इज यूनिटी, एक मतलब एक ये भी मतलब होता है कि हाँ यार हम यूनाइटेड है, क्यों, क्योंकि हम एक कॉमन, यू नो, हम सब इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट, एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही जगह से आते हैं, एक ही कॉमन पास्ट शेयर कर रहे हैं, वी आर यूनाइटेड, या फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं, तो हाँ ठीक है, हम में यूनिटी है, सो यहाँ पर यूनिटी मतलब यूनिफॉर्मिटी है, कि भाई सिर्फ वही लोग अकोमोडेट हो रहे हैं यहाँ पर जो इंग्लिश बोल रहे हैं या फ्रेंच जर्मन जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, राइट, सो वो ये यूनिटी का मतलब ये नहीं है, राइट, यूनिटी मतलब है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ इंडिया, सो यू सी इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन मतलब भी वही चीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल हिंदी बोलने वाले, तमिल, तेलुगु, यू नो, मलयालम बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं, राइट, एक साथ रह रहे हैं, ये यूनिटी है, और भेदभाव नहीं है, एक दूसरे में आपस में भाईचारा है, राइट, फ्रेगमेंटेशन मतलब कि दूरियां नहीं है, राइट, दूरियां नहीं है, भाईचारा है आपस में, दैट इज डाइवर्सिटी, सो यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब ही यही है, राइट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या, कि अलग अलग टाइप के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, राइट, डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, बिना कोई भेदभाव के रह रहे हैं, राइट, और ऐसा नहीं है कि जो लोग साथ रह रहे हैं वो एक जैसे लोग साथ रह रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न, यू नो, कल्चरल बैकग्राउंड के लोग एक साथ रह रहे हैं, राइट, हार्मोनी में रह रहे हैं, ब्रदरहुड में रह रहा है, दैट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, प्लीज रिमेंबर, आपको ये पॉइंट लिखना ही अपने यू नो आंसर में, तब जाके आपको एक अलग वो मिलेगा, यू नो, कुछ अलग मार्क्स आप फैच कर पाओगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, राइट, देन इन इंडिया यू सी, इंडिया की अगर हम बात करें, सो इन इंडिया दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द this is reflected in the coexistence of people with vastly different physical features, languages, customs, and beliefs, and all living together harmoniously as one नेशन, समझ में आया, तो ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ समराइज हो जाती है इस एक सेंटेंस में, कि भाई भारत में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड इन को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, राइट, को एग्जिस्टेंस, एक साथ रह रहे हैं, राइट, you know 1947, right, 1947 say more than 60 years, after more than 60 years we are still together, right, और एक साथ तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, that is the beauty, so that is coexistence of people with vastly different physical features, right, languages, customs and beliefs, all living together harmoniously as one nation, right, इंडिया एज अ नेशन, यू नो, इंडिया एज अ नेशन कॉन्सेप्ट ही हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से निकल कर आता है, राइट, अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल के पहले वाला भारत देखेंगे तो भारत बहुत फ्रेगमेंटेड था, यस दिस फ्रेगमेंटेड, भारत बहुत फ्रेगमेंटेड था, राइट, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी, राइट, 700 800 पता नहीं एन नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सब अपना अलग अलग चलते थे, अपना मतलब देखते थे, राइट, कोई सिंगल नेशन निकलकर, सिंगल इंडिया एज अ नेशन नहीं था, राइट, बिफोर अवर फ्रीडम स्ट्रगल, राइट, बट एक फ्रीडम स्ट्रगल हमारी जो थी, राइट, फ्रीडम स्ट्रगल ने इंडिया को यूनिफाई करने का काम करा, क्यों, क्योंकि जो हमारे कॉमन एनिमी थे, राइट, कॉमन एनिमी थे वो थे सेम, राइट, इंग्लिश वर अवर कॉमन एनिमी, राइट, you know, so against the English, you know, the people of Indian subcontinent fought together, and that's you know, and that's how we emerged as a nation, right, so before our freedom struggle there was no concept of India as a nation,
जो आज हम इंडिया एज अ नेशन रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के पहले तक था ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इतने अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, अलग अलग लोगों को रूल कर रहे थे वो प्रिंसली स्टेट, तो कहीं पर भी सिमिलैरिटी नहीं थी। जब इंग्लिश आते हैं इंडिया पर राज करते हैं, राइट, जब वो सबको तंग करते हैं, सबको परेशान करते हैं, तो उसके खिलाफ जब हम एकजुट होकर आवाज लगाते हैं, तभी से एक जो इंडिया एज अ नेशन जो आज हम देखते हैं वो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, राइट। हमारे क्या था, तो हमारे पास्ट के कारण हम एक मजबूत नेशन के रूप में अभी भी खड़े हुए हैं, राइट। आवर फ्रीडम, आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, राइट, आवर मास स्ट्रगल अगेंस्ट आवर मास स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज व्हाट हैज मेड इंडिया एज अ यूनाइटेड कंट्री। प्लीज रिमेंबर, अदरवाइज कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अगर हम हमारे बैकग्राउंड की बात करें, राइट, हमारे एंसेस्टर्स की बात करें, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें, हर रूप में वी आर डिफरेंट, राइट। People of North India different from South India. People of Madhya Pradesh different from Uttar Pradesh, different from Karnataka, different from Jammu Kashmir. Right? Within the district आप देखोगे diversity है, right? Differences हैं. But our freedom struggle was our unifying force. जो नींव उस समय रखी गई थी वो आज भी कंटिन्यू है, right? So our common shared you know past is the glue that still holds us together, right? उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर यूनिफाइंग फोर्स, राइट, अवर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक, अगर आप बात करोगे कि इंडिया आज भी एज अ नेशन क्यों सरवाइव कर रहा है, सो इसका एक बहुत बड़ा रीजन आपको देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हर ग्रुप के व्यक्ति के लिए, हर रेस, रिलीजन, कास्ट, सबके लिए कुछ ना कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको जोड़ कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तभी आप देखना, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करता है, या कभी भी अगर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर हमला करता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर अगर हमला करता है, तो फिर देखना आप बहुत हंगामा होता है इस पर, राइट। वाई? बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट इंडिया इज, राइट। द एसेंस ऑफ इंडिया एज अ नेशन इज एम्बेडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज रिमेंबर, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए जरूरी है मुझे ये सब डिस्कशन करना। मुझे पता है ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन है, बहुत लोगों के सिर के ऊपर से जा रहा होगा, बट प्लीज, भले ही ऊपर से जा रहा है आपको, आप सुनो, सुनो और बैक ऑफ द माइंड रखो ये सारी चीजें। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये क्लासेस आगे बढ़ेंगी, क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे ना, तो ये सारी चीजें एक एक लाइन में आके खड़ी हो जाएंगी, राइट। ये एक ये माला एक पूरी कंप्लीट हो जाएगी है अपने आप। डोमिनोज विल fall in line once you will complete your whole syllabus and once you will start revising। और ये वाली बातें जब आप अपने बैक ऑफ द माइंड रखे हो ना ये सारी चीजें, और जब आप खुद से रिवाइज करोगे, आंसर लिखने की कोशिश करोगे ना, तो और क्लियरिटी आती जाएगी आपको चीजों पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी भले ही समझ में नहीं आए, प्लीज आप पेशेंसली सुनना, आगे मत बढ़ाना इन सारी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीजें। अदरवाइज कोई नहीं बताएगा आपको इतना इंटरकनेक्टेड करके इतना डिटेल में, और अगर आप इन डिटेल में नहीं सुनोगे इन बातों को, तो आप समझ नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट को, आप समझ नहीं पाओगे टॉपिक को, और उसकी सीरियसनेस को, उसकी डेप्थ को नहीं समझ पाओगे। तो प्लीज इन चीजों को अपने बैक ऑफ द माइंड रखना, ठीक है। और आगे चल के आपको इसका महत्व समझ में आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ चीजों को आपको फेस वैल्यू पे ही लेना है, जैसे कि ये चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें आपको विश्वास रखकर इन चीजों को ध्यान में रखना है, मतलब मुझ पर विश्वास रख के इन चीजों को याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है, बैक ऑफ द माइंड रखना है। आगे आप अपने आप इनको अप्लाई करने लगोगे जब आप रिवीजन करोगे, तो अभी बहुत टफ है ये चीजें समझना, मुझे पता है। सो प्लीज बेयर विथ मी, ठीक है। मैं चाह कर भी आपको बीच में या जल्दबाजी में नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। कुछ चीज ऐसी है जो आपको समझनी है तो वो समझनी ही पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया, राइट। सो इंडिया में डाइवर्सिटी कितने प्रकार की है, क्या क्या डाइवर्सिटी इंडिया में, उसको समझते हैं, राइट। तब ये वाला जो एक्सप्रेशन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो if we'll talk about diversity in India, very very important, first of all we have religious diversity, right। अगर रिलीजियस डाइवर्सिटी की हम बात करें, सो इंडिया इज अ कंट्री दैट इज होम टू मैनी डिफरेंट रिलीजन। वन सेकेंड, मैं आया।
ओके, सो अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो नंबर वन इज रिलीजियस डाइवर्सिटी। बहुत इजी है। रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं, राइट। अलग अलग धर्म के लोग आपको भारत में एक साथ रहते हुए मिलेंगे, राइट। यू सी, इंडिया इज अ कंट्री दैट इज होम टू मैनी डिफरेंट रिलीजन्स, राइट। द इंडियन पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ हिंदूज, Muslims, Christian, Sikh, Buddhist, Jains, etc. Right. In addition to tribal societies, many of which continue to practice animism and magic. Right. So these are some major religions of India. Right. Hinduism, Muslims, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism. These are some major prominent religions in India. इसके अलावा भी आपको you will find Jews, Parsis, right? Even you know, you will find atheist also who doesn't believe in God, who doesn't believe in religion, and also many many tribal societies, which practice their own religion, right? Okay, so you will find everything in India, right? Then you see Hindus are, maximum in number in India, right? Majority of Indian population is Hindu. But अगर आप हिंदू की भी बात करोगे, so you will find diversity in Hindu religion itself, right? In Hindu religion, we have Bhagavatism, right? Devotees of Lord Krishna. We have, Vaishnavism, devotees of Lord Vishnu, right? We have Shaivism, right? Then we have Shakti Peeth, right? एंड मैनी मोर सबसेक्ट्स इन हिंदू रिलीजन। सो हिंदू रिलीजन की अगर आप बात करो तो हिंदू रिलीजन में भी इन हिंदू रिलीजन इटसेल्फ वी विल फाइंड मैनी सब डिविजन्स, राइट। And you see in Muslims also you will find many subdivisions, same with Buddhist, same with Jainism। तो अगर आप ये देखो कि ये जो प्रोमिनेंट रिलीजन्स हैं इनके अंदर भी आपको बहुत सारे सब डिवीजन, सब रिलीजन या सब यू नो सेक्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे। सो दैट मीन्स व्हाट, लॉट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, राइट। लॉट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। वन सेकंड, क्या बोला अश्विनी आपने? ओके, ठीक है अश्विनी। यूनिट वन कवर हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। सो उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। यूनिट वन ऑलरेडी कवर हो चुका है आपका, राइट। देन यूनिट टू, थ्री, फोर ये सारी मैं कवर कराऊंगा, राइट। जो सोशियोलॉजी का पूरा पार्ट है वो मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। So then you see some key aspects of India's religious diversity. अगर आपको आएगा explain religious diversity in India, so you have to write these points. देखो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आएगा अभी तो स्टार्टिंग में आपको कि यू हैव टू राइट एक्सप्लेन रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया, या व्हाट आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स इन योर आंसर। रेडीमेड स्लाइड्स हैं आपके आंसर के लिए। Okay, so some key aspects of India's religious diversity, right? What are the key aspects of India's religious diversity? So number one, मतलब क्या फीचर्स क्या है इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी के, राइट। जो इंडियन डाइवर्सिटी के फीचर्स हैं वही रिलीजियस डाइवर्सिटी के फीचर्स होंगे, ऑलराइट। सो कुछ पॉइंट्स आप याद रखना। नंबर वन इज रिलीजियस ग्रुप्स लार्जली कोएग्जिस्ट पीसफुली। आप ये देखो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं भारत में, दे आर लिविंग पीसफुली। ये देखना यार, जो वायलेंस है ना वो एक पेकुलैरिटी है इंडिया में, राइट। जो रिलीजन के नाम पे वायलेंस होते हैं ना, बहुत स्पोरेडिक इवेंट्स होते हैं, बहुत स्कैटर्ड इवेंट होते हैं, वो डे ऑफ द नॉर्म नहीं होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल दंगे, राइट। तो जो राइट्स धर्म के नाम पे भारत में होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि हर दिन हो रहे हैं या हर महीने हो रहे हैं या हर जगह हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत स्पोरेडिक, मतलब क्या स्पोरेडिक, मतलब कि बहुत फैले हुए हैं, राइट, और बहुत कम है, राइट। कभी कभार एक आध किसी रीजन में हो जाते हैं, राइट। मतलब वो एक एक डे ऑफ द नॉर्म नहीं है वो, राइट। ये एक पेक्युलैरिटी है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। मतलब क्या, मतलब कि इन इंडिया religious harmony and religious tolerance is the day of the norm. Indians are tolerant, Indians are harmonious people, we Indians are tolerant people। तभी आपने सोचा होगा इंटॉलरेंस बढ़ रहा है भारत में, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। इंटॉलरेंस बढ़ रहा है मतलब क्या, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है मतलब ये कि जो अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं वो एक दूसरे को आप कम टॉलरेट कर पा रहे हैं। जबकि अगर आप ये कहने में तो शब्द आपको लग रहा है कि हाँ हाँ बहुत फैंसी वर्ड है, आप आए दिन सुनते हो इंडिया में रिलीजियस इनटॉलरेंस बढ़ रहा है,
बट अगर आप इसको अच्छे से ठंडे दिमाग से एनालाइज करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो घटनाएं है ना, ये किसी ना किसी पॉलिटिकल इवेंट से या अपने किसी पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अगर कोई पॉलिटिशियन अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में या पॉलिटिकल पार्टी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में काम कर रही है तो उस टाइम पे ये ज्यादा हो जाते हैं, राइट राइट। बट अगर आप डे टू डे लाइफ में बात करोगे तो इस टाइप के जो रिलीजियस इंटॉलरेंस के इंसिडेंट्स हैं वो आपको बहुत रेयर देखने मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है ये इंसिडेंट्स पहले से थोड़े बढ़ गए हों, बट इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हम कि इंडिया ऑल टुगेदर इंटॉलरेंट कंट्री हो गई है, राइट। हम अभी भी एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते हैं, राइट, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, राइट। अलग अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे के साथ मिलके रह रहे हैं। दैट इज अवर डे ऑफ द नॉर्म, राइट। इस तरीके से आपको अगर कोई पूछेगा ना, इवन इंटरव्यू में भी आपसे अगर पूछते हैं कि भाई आप बोल रहे हो इंडिया में रिलीजियस हार्मोनी है, जबकि दंगे तो होते रहते हैं। अब आप कैसे डिफाइन करोगे इस चीज को? तब आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर, मैडम, इन इंडिया, मैम, इन इंडिया, you know the incidents of riots are sporadic, they are rare, right, they are scattered, they are not confined to, they are not happening in entire India, right, they are not happening in entire India at a single time, right, they are not the day of the norm, they are some sporadic, some scatter incidents। इसको हम ये नहीं बोल सकते इन इंसिडेंट्स को इतने कम और इतने अलग अलग रीजन में बहुत लिमिटेड एरिया में होते हैं कि ये इंडियन सोसाइटी का एक प्रोमिनेंट फीचर हो गया, राइट। स्टिल आवर सोसाइटी इज पीसफुल सोसाइटी, टॉलरेंट सोसाइटी, religions are living peacefully with each other, there are lot of examples of religious harmony। when COVID-19 struck, भाई जब पूरी इंसानियत पे आपदा आई, COVID-19, यू सी, इट इज इट इज द डिजास्टर फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस। अगर हम देखें तो, राइट, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर एक सबसे बड़ी आपदा जो थी इस सदी की, वो थी COVID-19। वहां पर आप यू कैन फाइंड द एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ रिलीजियस हार्मोनी। वहां पर लोगों ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, पीपल सर्व्ड एवरीवन इक्वली, यू रिमेंबर, राइट। हम सब एक साथ परेशान हुए, एक साथ रोए, एक साथ उस प्रॉब्लम को फेस करा और यहां तक आए। So that means what? There is religious harmony in India. So please remember, religious groups largely coexist peacefully, but also maintain distinct social circles and communities. एक ये feature है, yes, we coexist peacefully, but we also maintain distinct social circles and communities, right? For example, आप ये देखोगे कि इंडिया में कुछ सोसाइटी ऐसी, मतलब बहुत सारी जगह आप ऐसे पैचेस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई रीजन है जहां पर हिंदू सबसे ज्यादा मेजोरिटी में रह रहे हैं, कोई रीजन ऐसा है जहां पर मुस्लिम्स ज्यादा रह रहे हैं, कोई रीजन ऐसा है जहां जैन्स ज्यादा रह रहे हैं। तो हम एक अपने सोशल सर्कल में आपस में रहते हैं, बट एक दूसरे के साथ घुल मिल के भी रहते हैं, राइट। ये एक फीचर है हमारा, राइट। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नंबर सेकंड एस्पेक्ट इज, तो ये आप लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बट वी ऑल्सो मेंटेन डिस्टिंक्ट सोशल सर्कल्स, राइट। Then religious minorities like Christian, Sikh, Buddhist are concentrated in certain regions of the country। ये एक और फीचर है, क्या है कि ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है इंडिया में, राइट, वो आपको हर जगह देखने नहीं मिलेंगी, हर स्टेट में, राइट। ये कुछ कुछ स्टेट में ही कंसंट्रेटेड है, राइट। फॉर एग्जांपल, पारसीज, यू विल फाइंड देम कंसंट्रेटेड इन मुंबई। in the region around Mumbai, you will find Parsis or Jews. They are concentrated there. Iranis, you can say, right? Iranis and Jews, right? You see, Christians are more concentrated in Mizoram and Nagaland areas, right? So you will find some religious minorities are concentrated in certain regions of the country, right? Then growth rates have varied between religious group, with Muslim, Jains and Buddhist growing faster than the national average। अब इस समय you see अलग अलग religions का जो growth rate है, अलग अलग religion की population का growth rate अलग अलग है, right? Then religion plays a central role in Indian daily life through festival, pilgrims and family tradition, right? So in Indian society, religion is a very important aspect of our life, right? Religion plays a central role in our daily life, right, through our festival, pilgrims and family traditions, right?
इवन जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रिलीजन करता है, राइट। अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग उनकी प्रैक्टिसेस के हिसाब से दे कंडक्ट देयर डेली लाइफ, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू सी हिंदूज हिंदूज सुबह से उठते हैं, यू सी नहा धो के पूजा पाठ करेंगे, राइट, जल चढ़ाने जाएंगे, इस टाइप से यू विल फाइंड देम, इट इज बहुत कॉमन रूटीन होता है। इफ यू विल टॉक अबाउट मुस्लिम्स, तो व्हाट दे विल डू, दे विल ऑफर प्रेयर्स, नमाज पढ़ेंगे, राइट। सो इस टाइप से आप ये देखना कि दे विल कंडक्ट देयर डे टू डे लाइफ, द most of the people conduct day to day life according to religion, or religion has a huge influence in day to day life of Indian people, right. This is an important aspect of India's religious diversity. Then very very important point, the last point which you have to remember, India has no official religion, right. India का state का religion कुछ भी नहीं है, right. In India we have no official religion, and the constitution grants equal rights and freedom to all the religious community. That is very very important. मतलब क्या, हर रिलीजियस कम्युनिटी को इंडिया में रहने का अधिकार है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल किसी को भी रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, डिफरेंशिएट नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजन को, हर हर रिलीजियस कम्युनिटी को सेलिब्रेट करता है, राइट। हर रिलीजियस कम्युनिटी को इक्वल राइट्स देता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वो हर रिलीजियस कम्युनिटी को इक्वल राइट है कि वो ग्रो करें, वो प्रॉस्पर करें, राइट। So our constitution is very very important. So our constitution gives every religion equal right, right. Indian state का इसीलिए कोई religion नहीं है, right. आप ये देखोगे पाकिस्तान का, फॉर एग्जांपल, दे हैव देयर स्टेट रिलीजन, राइट। यूरोपियन कंट्रीज हैव not European, other countries have their own state religion, right. But in India we have no state religion. Constitution क्या बोलता है, एवरी रिलीजन इज इक्वल, किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो these are some key aspects of religious diversity in India. Then next is, you see, language diversity, और linguistic diversity भी बोलते हैं इसको। linguistic diversity और लैंग्वेज डाइवर्सिटी एक ही बात है, राइट। मतलब लैंग्वेज में विभिन्नता, that is linguistic diversity. So you see, the major language families among the languages spoken in India are Dravidian languages and Indo-European languages, right. और you say Indo-Aryan languages. अगर आपको हिस्ट्री याद हो, राइट, हिस्ट्री में मैंने आपको when I have told you advent of Aryans, तब मैंने आपको बताया था इंडो आर्यन लैंग्वेजेस या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, तब मैंने आपको बताई थी, राइट। दीज the Indo-European languages or Indo-Aryan languages like Sanskrit, right? Sanskrit, Hindi, English, these are the languages, right? So अगर आप बात करोगे तो इंडिया में यू सी करीब 75% जो लोग हैं वो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इस टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं। और 20% जो लोग हैं वो द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द्रविडियन लैंग्वेज, द्रविडियन लैंग्वेज की जो फैमिली है वो कौन कौन सी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, राइट। दीज आर द द्रविडियन लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। सो 20% लोग द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं और 75% लोग इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते हैं इंडिया में, राइट। Then the other languages spoken in India are Austroasiatic, Sino-Tibetan, right. These are some other languages also spoken in India, as well as many many tribal languages, right. So after Papua New Guinea, right, after Papua New Guinea, India has second highest number of languages in the world, please remember. So what are the key aspects of India's linguistic diversity, right. So the key aspect of India's linguistic diversity are, number one, most languages are geographically concentrated. Please remember, याद रखना, right, है कि नहीं, जो languages हैं वो geographically concentrated हैं, right. For example, बुंदेलखंड region में people are speaking Bundeli, right. Then you will go to Bihar, Magdi, right, बिहार वाला जो एरिया है मगधी, right. Then you go to Karnataka,
you will find Kannada language. You go to Tamil Nadu, people speaking Tamil. So geographically concentrated in languages India mein, right? With state often organized around dominant regional languages. Very very important. और आप याद करना इंडियन स्टेट्स का भी जो डिमार्केशन हुआ है, राइट? सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था, उसने भी इंडियन स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रीऑर्गेनाइज करा, राइट? सो इसीलिए जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड इन लैंग्वेजेस, राइट? जो हमारा रीजनल डिमार्केशन हुआ स्टेट्स का, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हुआ. लैंग्वेज प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन Indian language has played a very very important role in Indian unification and Indian solidarity. So many Indians are multilingual, very very important, speaking their mother tongue plus Hindi or English from a very young age. Or as an Indian, another important feature of linguistic diversity in India is that Indians speak many languages, राइट? आप देखना अधिकतर जो भारतीय हैं वो कम से कम 2 लैंग्वेज तो बोलते हैं, एक उनकी मदर टंग और एक हिंदी या इंग्लिश, राइट? आप देख लेना, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वी आर लिविंग इन बुंदेली रीजन, तो बुंदेली तो बोल रहे हैं काफी लोग, मदर टंग बुंदेली हो गई, राइट? उसके अलावा हिंदी इंग्लिश कुछ तो आएगी. ओके, सो वी आर स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस. देन संस्कृत, तमिल एंड कन्नड़ा. Sanskrit, Tamil and Kannada have been recognized as classical language with over 1000 years of history, right? So कुछ languages ऐसी हैं which are as old as 1500,000 years, like Sanskrit and all, right? Prakrit, Sanskrit, Pali, these are the very very ancient languages of India. Then we have Kannada and Tamil, very ancient languages. So India में we have some very ancient languages also. Now the constitution protects the rights of linguistic minorities to conserve their languages, very very important. उसके बाद हमारा constitution जो linguistic minorities हैं, right? जो मतलब जो लोग किसी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, अगर वो बहुत कम है, राइट? तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रावधान दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, ताकि जो लोग हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके, जो उनकी जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको वो प्रिजर्व कर सके, राइट? सभी को हक है कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने का, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने का, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का. और इवन सो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए तो स्पेशल प्रोविजन भी दिए हैं ताकि वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील ना करें, right? So that is the beauty of Indian constitution. Then you see, however, some minority language are under threat of extinction due to dominance of major languages. और कितनी सारी तो इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो एक्सटिंक्ट हो भी चुकी हैं, राइट? बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं, राइट? Okay, then you see, so India's linguistic diversity is a source of pride, right? Please remember, तभी तो because इतनी ज्यादा लैंग्वेज में डाइवर्सिटी, उसके बाद भी वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर यूनाइटेड. So that is a source of pride or not, right? So our linguistic diversity is a source of pride and has shaped the country's cultural heritage over centuries, right? It has also influenced various industries like uh, you know uh, localization, as companies seek to connect with diverse audience through their preferred languages, right? So in India, we celebrate our linguistic diversity, right? Then next is we have caste diversity. Many castes are living together under the one roof in India, right? In caste diversity, India is a nation with both Varna and Jati have been referred to as caste in the past, right? What is caste in India, right? ब्रिटिशर्स को हमेशा से कंफ्यूजन रहा है, व्हाट इज कास्ट? कास्ट इज वर्णा और कास्ट इज जाति, राइट? अगर कोई इफ सम आउटसाइडर विल कम टू इंडिया, आप ये देखो कितने सारे ट्रेवलर्स आए हैं, वो इंडियन कास्ट सिस्टम को समझ ही नहीं पाए, बहुत कंफ्यूज हुए, राइट? ब्रिटिशर्स Britishers always had Britishers always had headache in understanding the caste system in India, right?
जो इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को एकदम डीप में घुस के नहीं समझेगा, वो कास्ट सिस्टम को समझ ही नहीं पाएगा, राइट। कई बार आप देखना वर्ण सिस्टम को कास्ट सिस्टम के तौर पे हम लिख देते हैं, राइट। ये यूज हो जाता है कास्ट सिस्टम, मतलब कई बार वर्ण सिस्टम को यूज कर लेते हैं, कई बार जाति सिस्टम को हम कास्ट सिस्टम में यूज कर देते हैं, तो राइट, ये शब्द इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, राइट। कास्ट सिस्टम में हम कभी वर्ण सिस्टम को घुसेड़ देते हैं तो कभी जाति सिस्टम को घुसेड़ देते हैं, राइट। सो कास्ट सिस्टम इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर आउटसाइडर्स इन इंडिया। जैसे वी पीपल ऑफ इंडिया, वी आर लिविंग इन इंडिया, तो हमें पता है कि भाई कास्ट क्या होती है, बट आउटसाइडर्स के लिए बहुत बड़ा यू नो सिरदर्द रहा है कास्ट सिस्टम को समझना, राइट। सो वर्ण और जाति को इंटरचेंजेबली यूज करा है हमने कास्ट सिस्टम में, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णा, राइट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, और इसके अलावा जो है वो आउटकास्ट हैं जिनको कास्ट सिस्टम से बाहर रखा गया, राइट। व्हाइल द टर्म जाति डेजिग्नेट्स अ हेरिडिटरी एंडोगेमस स्टेटस, राइट। तो वर्णा मीन्स क्या, आपको जो सोसाइटी है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करा, दैट इज वर्ण। और जो जाति है, जाति इज डेजिग्नेट्स अ हेरिडिटरी एंडोगेमस स्टेटस ग्रुप एंगेज्ड इन अ सर्टेन ट्रेडिशनल प्रोफेशन, राइट। अब जो कुछ ग्रुप्स हैं, राइट, जो किसी अलग अलग प्रोफेशन में जो लग गए, उनके बेसिस पर जाति निकल कर आ गई, राइट। तो जाति शब्द क्या, जाति शब्द ऑक्यूपेशन से ज्यादा रिलेट करते हैं हम, राइट। ओके, मतलब क्या, जो जो व्यक्ति जिस टाइप का ऑक्यूपेशन कर रहा है उस टाइप की उसको कास्ट में रखा गया, या उस टाइप की उसको जाति में रखा गया, राइट। ओके, सो और ये जाति हेरिडिटरी हो गई फिर धीरे धीरे कि भाई ये बच्चों में पास ऑन होने लगे प्रोफेशन, तो ये जाति जो सिस्टम था वो हेरिडिटरी हो गया, राइट। सो जाति डेजिग्नेट हेरिडिटरी एंडोगेमस स्टेटस ग्रुप, राइट। हेरिडिटरी एंडोगेमस स्टेटस ग्रुप एंगेज्ड इन अ सर्टेन ट्रेडिशनल प्रोफेशन, राइट। एंडोगेमस मतलब क्या हो गया, जो अपने आपस की जाति में शादी कर रहे हैं, राइट। एंडोगेमस मतलब क्या, जो अपनी आपस की जाति में शादी कर रहे हैं, राइट, दैट इज एंडोगेमस। सो एक ऐसे हेरिडिटरी ग्रुप हो गए जो आपस में ही शादी कर रहे हैं, आपस में ही अपनी प्रोजेनी बना रहे हैं और उसी लाइन ऑफ ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू करवा रहे हैं, दैट इज जाति। जो पहले होता था, अब क्या हो गया, अब क्या था, अब ये ऑक्यूपेशन जो था हेरिडिटरी पास आउट नहीं हो रहा है अब, राइट। इतने सारे जॉब्स खुल गए, आईटी सेक्टर आ गया, अलग अलग सेक्टर आ गए हैं, तो अब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि फॉर एग्जांपल किसी के पिताजी बार्बर हैं, राइट, वो बाल काट रहे हैं, बार्बर है, तो उनका लड़का भी बार्बर या बच्चा भी बार्बर बनेगा, नहीं। हो सकता है वो उसको अच्छी एजुकेशन मिल गई, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके वो इंजीनियर बन गया, राइट। अब जरूरी नहीं है इंजीनियर का बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, राइट। हो सकता है वो डॉक्टर बन जाए, हो सकता है वो बिजनेस खोल ले अपना। सो क्या हो रहा है, अब ये धीरे धीरे टर्म जो है ना वो फेड होने लगा है, जाति मतलब जाति एज अ ऑक्यूपेशन जो हम पहले समझते थे, वो अब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग खत्म होने लगी है, बट अभी भी जाति एक हेरिडिटरी एज अ हेरिडिटरी टर्म चला आ रहा है। मतलब क्या, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति एक्स जाति को बिलोंग करता है बिकॉज वो कोई एक सर्टेन प्रोफेशन में एंगेज है। अब ना वो उस प्रोफेशन में एंगेज है, राइट, ना वो उस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, बट स्टिल वो उसी जाति के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जाति शब्द क्या है, ये जाति जो है वो हेरिडिटरी हो गया, राइट। जो आपके पिता की जाति रहेगी वही आपकी रहेगी, आप इसको चेंज कर ही नहीं सकते। दैट इज द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, राइट। So there are more than 3,000 jatis, and there isn't a single system or classifying for classifying and ranking them across all of India. ये एक पेक्युलर फीचर है, प्लीज इसको याद रखना, राइट, कि इंडिया में यू सी वी हैव मोर देन 3,000 जाति, 300 से ज्यादा जाति हैं, पर ऐसा कोई सिंगल सिस्टम नहीं है जो सारे इंडियंस जो है अलग अलग जाति के जो लोग हैं भारत में, राइट, उनको एक ऑर्डर में क्लासिफाई कर सके, राइट। ओके, और उनकी रैंकिंग दे सके, राइट। कुछ है अपर कास्ट, कुछ है लोअर कास्ट, बट जरूरी नहीं है जो अपर कास्ट नॉर्थ इंडिया में है वो वही अपर कास्ट साउथ इंडिया में भी है, वैसे ही चले, राइट। कोई भी ऐसा सिंगल सिस्टम नहीं है रैंकिंग में जिसपे आप बता हर कास्ट को उसकी रैंक के हिसाब से लगा सको आप। और इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मानते नहीं है एक क्लासिफिकेशन कि कोई लोअर कास्ट हो सकता है, कोई अपर कास्ट। इन द आईज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी कास्ट इज इक्वल, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। So the jati system is
dynamic and allows for movement, which has allowed jatis to vary their location throughout time. M.N. Srinivas refers to this method of upward mobility as संस्कृताइजेशन. इसको रुक जाओ, अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तो कास्ट सिस्टम मतलब मेजरली हम क्या समझते हैं, जाति सिस्टम, राइट. जैसे आपने सुना होगा लोअर कास्ट अपर कास्ट. सो इंडियन सोसाइटी का एक पेक्युलर फीचर ये रहा है मोस्ट और ये जो अपर लोअर कास्ट है बेसिकली आपको हिंदू धर्म में ज्यादा देखने मिलती है, बिकॉज हिंदू रिलीजन इज मेजोरिटी रिलीजन इन इंडिया. सो हिंदू रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट जो है कास्ट सिस्टम का वो आया, राइट. जिसने लोगों पर जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं, राइट. दैट इज कास्ट सिस्टम, राइट. इन द हिंदू रिलीजन वी हैव सम अपर कास्ट, वी हैव सम लोअर कास्ट. अब जो एक बार लोअर कास्ट में जो लोग क्लासिफाई हो गए, फिर भले ही वो कुछ भी कर ले, भले ही वो कलेक्टर, कमिश्नर, प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाए, वो उनको बोला जाएगा लोअर कास्ट ही. दैट इज द रिजिडिटी ऑफ आवर कास्ट सिस्टम, राइट. और इंडियन सोसाइटी का अगर आप एक पेक्युलर फीचर मानो या एक एक आप प्रोमिनेंट फीचर अगर आप देखोगे इंडियन सोसाइटी का, तो इंडियन सोसाइटी अलग अलग रिलीजन के लिए तो टॉलरेंट रही है, राइट. बट अपनी सेम रिलीजन की जो अलग अलग कास्ट है उनके लिए सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग रही है, राइट. इंडियन हिस्ट्री को अगर आप उठाकर देखोगे तो आप you will see, you can see the conditions of the people belonging to lower caste, right. आप देखना, राइट. आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनको सुन के, राइट. इवन कई बार तो आप लोगों ने भी विटनेस करा होगा उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है. अब बहुत कम हो गया है डिस्क्रिमिनेशन. क्यों? क्योंकि अब लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई होने लगा है. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सबको दी जा रही है, सबको एजुकेट किया जा रहा है, राइट. और लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जा रहा है. तो अब काफी लोग मतलब अब बहुत कम हो गया इसलिए कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होना. बट अगर आप थोड़े साल पीछे जाओ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को देखो, राइट. उनके अगर आप किस्से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार बहुत डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, राइट. सो ये एक फीचर रहा है इंडियन सोसाइटी का कि वी वर नॉट अकोमोडेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट. इंडियन सोसाइटी वॉज नॉट अकोमोडेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट फ्रॉम अ सिंगल रिलीजन. बट on the other hand, we Indians have welcomed different religion, right, but not have welcomed people from same religion but from different caste. ओके, सो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है. थोड़ा सा और कल इसको हम पढ़ेंगे, राइट. विल स्टडी टुमारो विल स्टडी एथनिक डाइवर्सिटी और आगे इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, राइट. हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, व्हाट आर द चैलेंजेस टू डाइवर्सिटी इन इंडिया, राइट. फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी दूंगा लिखने के लिए, क्वेश्चंस दूंगा लिखने के लिए, उसके आप लोग आंसर भी करना. और इस तरीके से हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे ये वाले. तो आज के लिए बस इतना ही. ऑल राइट. सो आप लोग अच्छे से पढ़ो, इसको रिवाइज करो. इसका पीडीएफ मैं आपको कल दूंगा, ठीक है. और कल मिलते हैं क्लास में. कल इस टॉपिक को खत्म करेंगे मोस्ट प्रोबेबली. ओके, यस, 4 बजे ही रहेगी क्लास. आज क्या हुआ, आज देखो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो सेंटर तक आने की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है. तो बारिश के कारण हो सकता है आपकी क्लास में डिसरप्शन हो, मतलब टाइमिंग ऊपर नीचे रहेगी, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. बट अभी आप मोटा मोटा तो मान के चलो सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो 4 बजे से ही क्लास लगेगी. ओके ओके शुभम. तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई हो, राइट. क्लास को एंजॉय कराओ. और अगर दिक्कत आ भी रही होगी ना, तो बिलीव मी, धीरे धीरे अगर जो लोग नए आए हैं, क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा मेरी ट्यूनिंग से मैच करने में, या मुझे टाइम लगेगा आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होने में, राइट. बट देखना, 2-3 क्लास में हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगेगी और क्लास में आपको और मजा आने लगेगा, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है. तो आप थोड़ा सा एंथुजियाज्म अभी स्टार्टिंग में बनाए रखना. और ठीक है, मुझे फॉलो करते रहना अभी, राइट. क्लासेस को फॉलो करते रहना. आपको जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी और मजा आएगा, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ अपने, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो.